नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। आप देख रहे हैं द खबरनामा। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। अपना खास कार्यक्रम संवाद लेकर हम हाजिर हैं। संवाद में नए नए मेहमान आते रहते हैं, नेतागण आते रहते हैं, शिक्षा से जुड़े लोग आते रहते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े लोग आते रहते हैं और इंजीनियर्स भी आते रहते हैं। अलग अलग समाज के लोगों को हम लोग लाते रहते हैं और उनसे विस्तार से बात करते हैं। समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में बात करते हैं, राजनीतिक के बारे में बात करते हैं। तमाम सारे लोग हम लोगों के कार्यक्रम में आते रहते हैं। आज हमने अपने कार्यक्रम में बुलाया है, तिरवा विधानसभा है, कन्नौज जिले में पड़ती है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, महासचिव हैं कन्नौज के, और तिरवा विधानसभा से 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी टिकट की भी दावेदारी कर रहे हैं और मजबूती से जनता के बीच में जा भी रहे हैं। नाम है डॉक्टर राम सेवक राजपूत। इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने लक्ष्य को ये कैसे हासिल करेंगे 2027 के चुनाव में। उससे पहले गांव गांव जाकर क्या काम कर रहे हैं, प्रधान भी है चूंकि और डॉक्टर भी हैं, तो विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि आप एक डॉक्टर हैं, प्रधान भी हैं, तो आपका मूल निवास कहाँ पे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तिरवा विधानसभा से आपकी दावेदारी है चुनाव लड़ने की, तो कहाँ के आप रहने वाले हैं और आपका मूल निवास कहाँ पे है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, दर्शकों का भी। हम तिरवा विधानसभा के जी ग्राम बिरईपुरवा ग्राम पंचायत नादेमो पड़ती है, वहां हमारा आवास भी है, पार्टी कार्यालय भी मैंने बनाया हुआ है वहां पे। जी, तो मैं वहां तिरवा विधानसभा का रहने वाला हूँ। जी, तो आपने तिरवा विधानसभा के रहने वाले हैं, तो आप प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ, अगर शिक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ पे, कैसे आपने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ कहाँ आप पढ़े, किन यूनिवर्सिटी में आप पढ़े? सबसे पहले नादेमो में मुझे बड़ी खुशी होती है। नादेमो में एक विद्यालय था, महर्षि बुद्ध आदर्श जूनियर हाई स्कूल जी, उसका सबसे पहले मैं अध्यक्ष बनाया गया था। जी, उसके बाद फिर मैंने जो है कचाटीपुर से इंटर किया। जी, आरपी डिग्री कॉलेज से मैंने बीएससी की हुई और मैं वहां प्रेसिडेंट। आरपी डिग्री कॉलेज कमालगंज जी, वहां का मैं प्रेसिडेंट भी रहा और वहां मतलब जो है बहुत अच्छे स्तर से रहा। उसके बाद में फिर मैं देवी अहिल्याबाई मेडिकल कॉलेज इंदौर से मैंने बीएमएस किया। अच्छा, बीएमएस भी किया? हाँ, बीएमएस के बाद नई एज थी, दाढ़ी आड़ी नहीं निकली थी, मजा नहीं आ रहा था। हाँ, डॉक्टरी में कि नए लोग हैं। हाँ, पर हमने एमएससी इलाहाबाद जीआईसी कॉलेज से की हुई जी, फिजिक्स से। तो वशिष्ठ जी वहां फिजिक्स पढ़ाया करते थे, इंग्लिश बहुत अच्छी उनकी थी। तो वहां मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि हमें एमए भी करना है इंग्लिश लिटरेचर से। फिर मैं दयानंद ब्रजेंद्र स्वरूप विश्वविद्यालय कानपुर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोज पोएट्री ड्रामा फिक्शन से किया हुआ। कानपुर में फिर मैं प्रैक्टिस करता रहा। प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे वो ललक मेरे अंदर बढ़ती चली गई। एक बार नेताजी आए हुए थे साहब कानपुर में, चर्चा हुई, तब से मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य बना और आज भी समाजवादी पार्टी का ही सदस्य हूँ साहब। जैसे अभी आपने बताया कि आप कमालगंज में जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब वहाँ प्रेसिडेंट भी आप रहे, तो छात्र जीवन में भी आपकी ललक जाग गई थी कि मुझे राजनीति में जाना है? छात्र जीवन में ठान लिया था आपने कि राजनीति में जाना है मुझे? जी साहब, मेरे मन की जिज्ञासा तो नादेमो महर्षि बुद्ध आदर्श जूनियर हाई स्कूल था, दामोदर आज भी हैं जी, ये दानेपुरवा के, उन्होंने मुझे अध्यक्ष छोटी सी आयु में बनवा, कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था। बस उसी पीरियड से जब मुझे आगे बिठाला जाता था और कहा जाता था कि आज की सभा मतलब जो है होने की आप अनुमति प्रदान करो, तो मैं बड़े गर्व से खड़ा होता था कि आज की सभा करने की मैं अनुमति प्रदान करता हूं। बस उसी बात ने मुझे आगे बढ़ाया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप छात्र राजनीति में आए, आप प्रेसिडेंट रहे, लेकिन एक छात्र संघ का एक अलग महत्व होता है। चुनाव होते थे, युवा राजनीति में जाते थे, लेकिन छात्र संघ का चुनाव बंद हुआ। आपको लगता है इससे राजनीति में युवाओं की भागीदारी कम हुई? छात्र संघ का चुनाव नहीं बंद होना चाहिए था, राजनीति में युवाओं को जाने का बेहतर मंच था, गलत हुआ छात्र संघ का चुनाव बंद होने? गलत हुआ ये नेता तो स्कूल से ही बनते हैं। हाँ, नेता जो बनते हैं वो तो स्कूल से ही बनते हैं, तो ये नेताओं की जड़ काट दी गई है जी। छात्र राजनीति से जो नेता निकलते हैं बढ़िया, हाँ, आगे चल के राजनीति में भाई उनको संघर्ष करना वहीं से सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम जनता को मोटिवेट करेंगे, कि हम वोट कैसे पाएंगे, किस तरीके से, ये सारी बातें तो वहीं से आती हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपको ललक जागी कि हम डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, बीएमएस करने आप बता रहे इंदौर चले गए, घर में माहौल कैसा था, माता पिता का क्या सहयोग था कि हमें डॉक्टर बनना या राजनीति में जाना, या बीच में मन का भटकाव हो गया कि नहीं डॉक्टरी छोड़ो नेतागिरी करते हैं? सर, मैं एक बिल्कुल सीधे साधे किसान का बच्चा हूँ। बहुत छोटे परिवार में हमारा जन्म हुआ।
बिल्कुल किसान का बच्चा हूँ। हमारे पिताजी तो और कोई काम ही नहीं बेचारे करते थे, कोई गाइडेंस ये करने वाला नहीं था कि तुम्हें करना क्या है। जी। मेरे साथ एक वीरेंद्र कटियार थे, तो वो कहा करते थे साले डॉक्टर बनो, हाँ। डॉक्टरों की इज्जत होती है। उसी बेस पे हम लोगों ने अपना फॉर्म अप्लाई किया, तो पहली बार किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में परीक्षा दी थी। अच्छा, तो लखनऊ। हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। हाँ। और वीरेंद्र का हो नहीं पाया था। हाँ। पर हम लोग गए वहां, अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई से ये पता चला कि डॉक्टरों की इज्जत है, आज भी समाज में इज्जत है। जी। जी तो तो फिर आप डॉक्टर बन गए बीएमएस करने के जी, बाद? डॉक्टर हो गए। कानपुर में हमने हॉस्पिटल था, विजयनगर में हमारी क्लिनिक। अच्छा, प्रैक्टिस भी की आपने? हाँ, कानपुर में हाँ। विजयनगर में एक हमारी क्लिनिक थी और एक कररही में क्लिनिक थी। हाँ। हॉस्पिटल पनकी में हमारा था। हाँ। और आज भी 2 आवास हमारे कानपुर में हैं। अच्छा, जब आप छात्र राजनीति से डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद आपने राजनीति में कदम कैसे रखा, और आप इस समय समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं कन्नौज के, तो आपके सामने कई सारे विकल्प होंगे। बहुजन समाज पार्टी रही होगी, मायावती जी शायद उस समय सीएम भी हो जब आप राजनीति में आए, या फिर भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, लेकिन आपने अखिलेश यादव का चयन किया और समाजवादी पार्टी का चयन किया। ऐसी राजनीति में क्या दिलचस्पी कि समाजवादी पार्टी में ही जाना है, अखिलेश यादव के साथ ही राजनीति करनी है? मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके कार्यशैली मुझे बहुत पसंद है। जी। एक्टिव रहना, हाँ। अच्छे दिशा निर्देश देना, और कभी जिस किसी के सामने बात करना निर्भीकता से वो बात रखते हैं। हाँ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी वजह से जैसे कोई आदमी अपना सर्वस्व लुटा सकता है, उसी तरीके समाजवादी पार्टी का मैं दामन थामे और समाजवादी पार्टी के अलावा कभी किसी में राजनीति नहीं करेंगे। डॉक्टरी करते करते मतलब प्रैक्टिस करते करते ही आपने ठान लिया था राजनीति में जाए? जी जी जी। पिताजी का या माताजी का कुछ नहीं था कि आप डॉक्टरी ही करिए, राजनीति में ना जाइए, अच्छी चीज नहीं है? घर से पूरा सपोर्ट था राजनीति में जाने को आपको? साहब, ऐसा हमने अपनी पत्नी से पूछा जी। कि हमने किस इस तरीके की बात है और क्या करोगे, तो उन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगे। तो हमने जो अच्छा, कोई गलत काम नहीं करने जा रहे। हाँ। तो फिर हम राजनीति में ही उतर गए। माननीय अखिलेश यादव जी के मुझे विचार बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। भाषा शैली उनकी बहुत अच्छी लगती है। एक तरीके हम लोग उनके दीवाने हैं साहब। अखिलेश जी को ही आपने अपना नेता मान लिया जी। हम इन्हीं इसी पार्टी से राजनीति करेंगे? जी जी जी। उन्होंने आप पर बहुत भरोसा किया, आपको कन्नौज का महासचिव बना दिया, कई पदों पर आपको रखा। जी जी जी। आपको लगता है इतना ज्यादा भरोसा अखिलेश जी का आपके ऊपर, आपने वो काम करके भी दिया होगा कन्नौज में, तो कैसे लगा आपको, नेताजी कैसे लगे आपके अखिलेश यादव आपको? बहुत अच्छे यूनिक उनके लीडर। साथ काम करने पर कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगता, मुझे इतना बढ़िया लगता है। जब मैं पार्टी कार्यालय जाता हूँ या वो यहाँ आते हैं और मुझे नाम लेके बुलाते हैं, राम सेवक, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है सर। अखिलेश जी आपके बॉस हैं, काम करने का उनका तरीका आपको सबसे पहले आपने बताया बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं? जैसी बात होती है, पीडीए की बात हो रही थी, सबको साथ लेकर अखिलेश जी चलेंगे, पीडीए बनाया, तरह तरह के नारे देते रहते हैं। आपको लगता है वो सबको सर्व समान समाज को लेकर चल सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। उनके अंदर व्यक्तित्व के बहुत धनी है वो। जी। किसी भी बात, एक व्यक्ति का चेहरा एक बार उनके सामने आ जाए तो वो जीवन में कभी भूलते नहीं। हाँ। और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से लाभ देने का काम ये वो जरूर करते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके प्रति अगर सिंपैथी रखता है, वो पार्टी कार्यालय में जाता है, तो उसको पहली बात तो बिना चाय के नहीं भेजती। बहुत कभी मैंने किसी नेता में नहीं देखा, ए राम सेवक जरा खाना खा के जाइएगा। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। तो उनके जो सुंदर आचरण हैं, तो जनता उनके ऊपर मर मिटती है साहब। कोई नेता बुला लीजिएगा, प्रधानमंत्री जी को बुला लो और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी को बुला लीजिएगा, देखो भीड़ किसकी ज्यादा होती है? हमारे नेता की ज्यादा होगी साहब। कम उम्र में जब आप राजनीति में आए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, बड़े बड़े नेता होंगे समाजवादी पार्टी में, कन्नौज से अखिलेश जी सांसद हुआ करते थे, कहीं आपको लगा कि महासचिव तो यहाँ बन गए, बहुत कम उम्र है, हमसे बड़े बड़े तजुर्बे वाले नेता कन्नौज में, राम सेवक का क्या होगा? लगा कि राजनीति बहुत कठिन डगर है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्षों का रास्ता है? अंदर से अनुभव क्या था आपका उस समय? ऐसा होता साहब जी। हम ये जानते हैं कि माननीय जी मुझे चेहरे से, नाम से जानते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य पे खरा उतरना पड़ेगा। लोकसभा में ये लोग जानते हैं हमने जितनी मेहनत की, जी। मैंने पढ़ाई में कभी इतनी मेहनत नहीं की जी। कभी भी। और ना हमें टिकट मिल जाए तिरबार, लेकिन इतनी ललक के साथ मैं काम नहीं कर सकता हूं जो मैंने लोकसभा में काम किया। डॉक्टर राम सेवक राजपूत ने राजनीति में कितना संघर्ष किया और आगे आने वाले समय में कितना संघर्ष बाकी है? जैसे गांवों में जाते होंगे, फील्ड पे जाते होंगे, तो लगता है संघर्ष कर रहे हैं, आगे इसका नतीजा बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि हमारे माननीय जी की जिस दिन भी नजर पड़ जाएगी उसी दिन वो पार्टी में भी संघर्ष करना पड़ता है? हाँ, पार्टी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
क्या डॉक्टर राम सेवक राजपूत 2027 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनने का सपना देख रहे हैं तिरवा विधानसभा से? और 2022 में भी आपने आवेदन किया था, आपको टिकट नहीं मिली। जब टिकट नहीं मिली आपको, उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ और क्या लगा कि उस समय आपको लगा कि हमें पार्टी छोड़ देनी चाहिए, अध्यक्ष जी ने भरोसा नहीं जताया, या आपको लगा नहीं हम यहीं रहेंगे, फिर मेहनत करेंगे, कमी रहेगी उसको सुधार करेंगे, 2027 में नए सिरे से समाजवादी पार्टी से आवेदन करें? क्या सोच थी उस समय 2022 में? ये सब हमारी सोच थी कि हो सकता है अभी हमने मेहनत ठीक से जनता में नहीं कर पाई और माननीय जी को हमने अपना सही मेहनत नहीं दिखा पाई है जी। तो हमने कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी, उन्हें छोड़ेंगे हम मेहनत पे। और लोकसभा में जो हमने मेहनत की उससे माननीय जी भी खुश हैं, हम भी खुश हैं और हमारे पूरा कन्नौज खुश है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर राम सेवक राजपूत हैं तो महासचिव, तीनों विधानसभाओं का उनके पास काम है, लेकिन वो पूरा फोकस तिरवा विधानसभा पे करते हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है 2027 में। आपको लगता है कि आप पूरा ध्यान तिरवा में देते हैं या पूरे जिले में आपका दौरा भी रहता है, पूरा जिला आप देखते हैं? पूरे जनपद में रहते हैं साहब। माननीय लोग आरोप लगाते हैं आप पे कि तिरवा विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण राम सेवक जी तिरवा में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। साहब ये लोगों की सोच है, खैर हम उनकी बात नहीं कहते हैं। छिबरामऊ में भी कोई मीटिंग होती है मैं उसे अटेंड करता हूँ, सदर में भी कोई बात होती है उसको अटेंड करता हूँ साहब, और तिरवा विधानसभा को भी देखता हूँ। मैं समान रूप से तीनों विधानसभाओं में काम कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि परिवारवाद से बहुत नुकसान होता है राजनीति में, लेकिन फिर इसमें थोड़े प्रश्न और जुड़ जाएंगे कि मुलायम सिंह यादव के भी पुत्र अखिलेश यादव राजनीति में परिवारवाद की वजह से आए, भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता परिवारवाद की वजह से आए। आपको क्या लगता है परिवारवाद क्या है? राजनीति में परिवारवाद होना चाहिए या आपको लगता है जो राजनीति में मेहनत करेगा आगे जाएगा तो परिवारवाद उसका कोई मायने नहीं रखता है? अच्छा साहब, हम तो ये कहेंगे जी, परिवारवाद की बात कौन नहीं करता है जी। अमित शाह का बच्चा एकदम उठ करके इतने बड़े पद पे चला गया, परिवारवाद नहीं है जी। या राजनाथ सिंह के लड़के विरासत में पंकज जी विधायक बने हुए जी। राजनीति में सब परिवारवाद हमेशा रहा और रहेगा साहब जी। तो आपको लगता है कि परिवारवाद से राजनीति में कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं। अपने लोग होते हैं, भरोसा होता है साहब जी। जो संघर्ष करेगा वो राजनीति में जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे जैसा हो, कोई भी हो साहब। अच्छा, आपके एक नेता तिरवा विधानसभा से पूर्व विधायक विजय बहादुर पाल मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। कैसे नेता थे, मंत्री बने, कैसे काम किया तिरवा विधानसभा में, कैसे उनको याद करते हैं? आज वो इस दुनिया में नहीं है, कैसे उनको याद करते हैं? कैसे व्यक्तित्व थे? विजय बहादुर पाल पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ये तो सब लोग जानते हैं। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मणिपुरा के वो प्रवक्ता थे जी, ठीक है। उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था जी। हम लोग कचाटीपुर में पढ़ते थे तो श्री कृष्ण यादव हमें इंग्लिश पढ़ाते थे जी। तो उस पीरियड भी मतलब जो है विजय बहादुर पाल जो थे उनका व्यक्तित्व तो अच्छा था और लोगों से मिलनसार वो थे जी जी। इस वजह से लोग उनको भली बात लाइक करते थे साहब। अच्छे नेता थे। हाँ, अच्छे नेता थे। अच्छा, जैसे कि एक इसी प्रश्न जोड़ते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि एक परिवार विजय बहादुर पाल का, उनके परिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव ने 6 बार टिकटें दे दी, जिसमें 5 बार विजय बहादुर पाल स्वयं लड़े, एक बार उनके पुत्र 2022 के चुनाव में अनिल पाल लड़े, यानी 6 बार में सिर्फ वो 2 बार जीत पाए, एक बार जिसमें वो मंत्री भी रहे। तो आपको लगता है 4 चुनाव हार जाना और उसी परिवार पर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष का भरोसा करना कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी होता है पार्टी को? अब ये बात तो माननीय जी के ऊपर है, माननीय जी की पार्टी है जी, तो वो क्या करते हैं उनके विचार हम नहीं आपको बता सकते हैं। सर्वे भी होते होंगे, सर्वे रिपोर्ट भी आती होगी, क्या आज जब रिपोर्ट जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, वहां अनदेखा कर दिया जाता है? एक परिवार पर भरोसा जताया, हमारे बहुत पुराने लोग हैं, इनको ही टिकट मिलेगा, या एक खेमे की वजह से वो टिकट मिल जाता है? कुछ तो आपको होगा, कहते भी होंगे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि बदलाव का समय है, बदलाव कीजिए। नहीं, जहां तक मेरा मानना है माननीय जी बदलाव करेंगे जी। और जो व्यक्ति अपने भविष्य में कभी कोई चुनाव न जीता हो जी, एक बार ऑब्जर्वेशन भी हो कि आप कभी प्रधान रहे, जिला पंचायत रहे, और जो आदमी जिला पंचायत ना जीत सके तो वो विधायकी का सपना तो असंभव है। बात तिरवा विधानसभा की हो रही, आपके पूर्व प्रत्याशी रहे अनिल पाल, कैसे नेता मानते हैं उनको? कैसा 2022 का उन्होंने चुनाव लड़ा? उम्मीद है अखिलेश जी अगर उन पर बाई चांस दोबारा भरोसा जता दें, जीत सकते हैं तिरवा विधानसभा? उनको नेता कैसे मानते हैं आप? साहब अनिल पाल को नेता क्या, ये तो माननीय जी के ऊपर डिपेंड है, मैं नहीं कह सकते हैं कि अनिल पाल क्या करते हैं, लेकिन जनता के प्रति जो व्यक्ति खरा उतरे टिकट उसको दें जी। जो माननीय जी इस बार ऑब्जर्वेशन हो रहा है जी, प्रभारी बनाए गए कन्नौज के, हाँ, और कई ऐसे बिंदु रहे। भाषण दे लेना ही नेता नहीं होता है, नेता का मतलब वो जनप्रतिनिधि होता है, लोगों में उसकी पहुंच कितनी है जी। कहीं बीच में कोई खुरापात तो नहीं कर रहा है जी, किसी तरीके की कोई
बात ऐसी नहीं हो रहा जैसे 2022 की बात करेंगे, 23 आवेदक थे और 23 आवेदकों से सबसे एक बार 15-15 हजार रुपया इकट्ठा करवाया था। तो हमने पूछा ये किस बात के लिए हो रहा है? कि वो हो रहा है कोई काम होना है बड़ा, जो प्रत्याशी हैं सबको दें। तो इस तरीके की छोटी बातें आती हैं, अच्छी नहीं समाज के लिए हैं। और प्रत्याशी को निर्भीक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए जी, और प्रत्याशी को जनता के बीच में रहना चाहिए, ना कि मतलब चमचों के बीच में रहना चाहिए। जी, या गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, हम गंभीर आरोप नहीं, सही कह रहे हैं कि हमेशा जनता के बीच में व्यक्ति को रहना, जैसे हम हैं, हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। आज घटना घटित हुई, हम लोग पहुंचे वहां तत्काल। रात में घटना घटित होती, राम सेवक रात में भी जाते हैं। तो ये है, माननीय जी हैं, माननीय जी जिसको टिकट देंगे हम लोग उसके साथ में होंगे। 2022 में जब उनको टिकट मिली तो कुछ लोग नाराज थे। आपके पार्टी के सदस्य आलोक वर्मा जैसे सरीके नेता पार्टी छोड़कर ही चले गए और काफी लोग अंदर खाने नाराज थे, प्रचार नहीं कर रहे थे, पार्टी का कार्यालय नहीं जा रहे थे, घर पर बैठ गए थे। आपको लगता है टिकट देना सही था? अगर टिकट दे भी दी थी तो जो नेता नाराज थे उनको मना लेना चाहिए था, अखिलेश जी को भी एक प्रयास करना चाहिए था। क्या कैसे देखते हैं उस घटना को? नहीं साहब, कुछ लोगों की आदत है पार्टी बदलने की है जी, तो उनको कैसे मनाया जा सकता था? आप बताओ। माननीय जी ने अच्छा किया था टिकट दे करके, बहुत अच्छा किया था, क्योंकि पिताजी उनके एक्सपायर हुए थे। टिकट दिया, वो हमने खूब मदद की उनकी। अनिल पाल की मैंने जितनी मदद कर पाई उतनी मदद की जी। लेकिन अनिल पाल अब नहीं जीते, उसके लिए क्या करें? माननीय जी समझ। जो वर्तमान में तिरवा विधानसभा से विधायक है कैलाश राजपूत, उनका भी एक सब लोग कहते हैं कि पाला बदलने की उनकी भी आदत है, समय समय पर वो भी पाला बदलते रहते हैं। भाजपा में रहे, फिर बसपा में आए, फिर भाजपा में रहे, लगातार 2 बार से भाजपा के विधायक है। आपको क्या लगता है अगर उनको लग जाए कि भाजपा से जितना संभव है समाजवादी पार्टी में चलते हैं, वहां से विधायक बना जा सकता है, अगर वो आ जाए आपकी पार्टी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट भी दे दें, आपको लगता है वो चुनाव जीत जाएंगे समाजवादी पार्टी से? ये सही फैसला होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, या आप लोग अखिलेश जी से कहेंगे पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए, ऐसे नेताओं को नहीं टिकट मिलनी चाहिए जो लगातार पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं? माननीय जी, जो लोग पाला बदलते हैं माननीय जी उससे बहुत दूरी बना करके रखते हैं भैया। ये ऐसा हो नहीं सकता है कभी। हम आपको बताएं जी, चेयरमैनी का चुनाव था तिरवा में और प्रभात जी टिकट के लिए गए थे जी, और माननीय जी ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया था और हम गए थे इनको लेकर के प्रधानाचार्य जी को, उन्होंने टिकट दी जी, और कहा जाओ राम सेवक जिता के लाना। हमने ठीक। कुछ चट्टुकार लोग दूसरे दिन ओमकार को लेकर के चले गए और ओमकार को टिकट दिलवाया, बाद में परिणाम वो हुआ। माननीय जी जानते और हम भी जानते हैं। तो मैं कभी वो बात, हम तो ये कहते अगर हम नहीं जीतने वाले हैं तो माननीय जी से कह देंगे भैया मैंने इनको टिकट दे दो, ये जीत जाएंगे। हमारा ये मतलब है समाजवादी पार्टी जब आगे बढ़ेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा महत्व तो वैसे ही हो जाएगा यार। हमेशा हम सही बात करते हैं, माननीय जी को सही मार्गदर्शक करते हैं। तिरवा नगर पंचायत की भी आपने बात की, प्रभात वर्मा टिकट लेने गए, उनको नहीं दी, लेकिन आपको लगता है वो प्रत्याशी चुनाव अच्छा लड़ा, अंत में हारे? टिकट ना देना गलती थी अखिलेश जी की? आपको लगता है कि अखिलेश जी अपने पार्टी के वफादार नेताओं की ही मदद करते हैं या उनको ही लाइक करते हैं, ऐसे नेताओं को नहीं जो दूसरी पार्टी से आ जाए लाभ लेने के लिए? अखिलेश यादव बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने जो कदम उठाया था वो सराहनीय कदम था। भले ही चुनाव हार जाएंगे लेकिन कार्यकर्ता सब खड़े। हाँ बिल्कुल, चुनाव हार जाना, हारने जीतने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन जो माननीय जी ने निर्णय लिया था मैं उनकी कोटि कोट सराहना करता हूँ। अच्छा, बीजेपी जैसी वो पॉलिटिक्स नहीं करते कि जिताऊ कैंडिडेट को लाओ, भले वो सपा से ले आओ, बसपा से ले आओ, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। अखिलेश जी चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता ही आगे बढ़े, दूसरी पार्टी का नेता आगे ना आए। संघर्ष किया उस आदमी को लाभ होना चाहिए, तो माननीय जी ऐसा करते हैं, इसी नीतियों से हम लोग खुश हैं उनसे। अच्छा, बात तिरवा विधानसभा की हो रही है, तो आपको लगता है 2022 का विधानसभा चुनाव हो गया, आपकी पार्टी लगातार तिरवा विधानसभा से जनहित के मुद्दों पर नदारद रही, ना कोई धरना प्रदर्शन, ना कोई विपक्ष का रोल, ना कोई तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन, ना कोई ज्ञापन। आपको लगता है आपके प्रत्याशी रहे उन्होंने भी और आपके नेताओं ने भी सही से रोल नहीं निभाया तिरवा विधानसभा में विपक्ष का, जिससे जनता ये कहे नहीं विपक्ष ने हमारा काम किया है, आगे चलकर हम विपक्ष को मौका देंगे? नहीं, विपक्ष में हम लोगों ने खूब भूमिका निभाई। अभी देखिए साहब, जो कैंसर इंस्टीट्यूट बंद पड़ी हुई है, कितनी सीएससी हमारे माननीय जी ने बनवाई, बंद पड़ी है। अखिलेश यादव जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण करवाया, कार्डियोलॉजी बनवाई, आज ये मेडिकल कॉलेज रिफर सेंटर बने हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में मैं रोज प्रधानाचार्य जी से फोन करता हूँ, मैं 1-2 मरीज देखने के लिए जाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं किसी। ये तो रिफर सेंटर भारतीय जनता पार्टी सब लूटने में लगी हुई है, जो मिल जाए वो लूट लो। आप बताइएगा,
माननीय सांसद जी रहे यहाँ पे सुब्रत पाठक जी ने कोई एक भी विकास करवाया हो? अखिलेश यादव ने इतना विकास करवाया कि हम और आप गिन नहीं सकते हैं। बताओ, बताएं आपको हम। जी, बाजार का निर्माण करवाया, मंडी का निर्माण करवाया, इत्र पार्क बनवाया, काउ मिल्क प्लांट बनवाया, सीएससियां बनवाई, तहसीलों में सभागार कक्ष बनवाए, शौचालयों का निर्माण, जहां आप देख लीजिए गुरसाईगंज में बस अड्डा है सुंदर से सुंदर, उन्होंने शौचालय का निर्माण, छोटा सा काम, नदियों पे पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, इतने लोहिया आवास दिए, कितना इतना विकास किया हम आप गिन नहीं सकते। कन्याधन दिया, मुफ्त में गरीबों को लैपटॉप दिए कि अमीरों की बराबरी कर सकें। भारतीय जनता पार्टी तो झूठा आरोप लगाती है। आपको क्या लगता है, आप लोग विपक्ष की लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ पाते हैं? डर एक कारण है, ईडी सीबीआई का डर है, इस वजह से आप लोग विपक्ष का रोल नहीं निभा पाते हैं अपने अपने क्षेत्रों में? नहीं, हमें किसी सीडीआई का डर कभी नहीं रहता। क्यों मैं यहाँ बैठे हो, हम ब्लॉक में भी जब जाते हैं तो तूफान जैसा आता है। मैं कभी किसी को नहीं डरता हूँ, निर्भीक होकर के काम करता हूँ। और ये भी सीडीआई अगर लग जाएंगे तो वो तो सरकार के तोहफे होते हैं। हाँ, और अभी मेरे पास बिजली की चोरी आई जी। और मैंने अभी उस दिन ठीक ठाक स्थिति में कहा कि तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। अच्छा, डॉक्टर राम सेवक राजपूत को अगर तिरवा विधानसभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरोसा जताते हैं, आपको टिकट मिलती है, और आप क्या वादे करेंगे तिरवा की जनता से? जो काम तिरवा विधानसभा में नहीं हुए वो आप करेंगे, और ऐसे नए काम क्या लेके आएंगे तिरवा विधानसभा में? तिरवा विधानसभा की जनता से क्या वादे करेंगे, क्या काम करना चाहेंगे अगर आपको टिकट मिलती है? देखिए, मैंने पहली बार यहाँ ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा जी। इन लोगों से मैंने वादे किए थे, सारे वादे पूरे किए। ऐतिहासिक कभी इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास मैंने कराया। आप ग्राम प्रधान भी हैं? आप ग्राम प्रधान भी हैं, प्रतिनिधि पत्नी हमारी हैं। अच्छा। इतना विकास करवाया, शायद आप लोग बताओ एक एक घर में कितने कितने शौचालय मिले, कितनी सड़कें बनवाई, और वो काम किसी ठेकेदार से नहीं, सेल बैठ के करवाते। मेरे पास काम है, हम नहीं चाहते बिचौली हमारा धन ले जाए। तिरवा विधानसभा में साहब अद्वितीय विकास होगा। और ये जनता जो मारी मारी घूम रही है, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बैंक हो ब्लॉक हो, हर जगह दलाली हो रही, दलाली बंद हो जाएगी। कोई दलाली नहीं होगी और निष्ठा और ईमानदारी से विकास का कार्य होगा। आज आपने देखा होगा एक सड़क की बात थी तो विधायक जी सड़क उधेड़ रहे हैं। जी, वीडियो वायरल। हाँ, वीडियो वायरल हुआ, हम नहीं कहते हैं। और आप देखते हैं वो जनता का प्रतिनिधि जो गांव से भगाया जाए, तो यार इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है? आप सबने देखा होगा अभी बरुआ हाट से हम यहाँ प्रधान हैं और कल मुझे कोई गालियां देके मुझे यहाँ से भगाए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इसका मतलब प्रतिनिधित्व हम ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। एक इंडिया गठबंधन बना 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, अखिलेश जी राहुल गांधी साथ आए और अखिलेश जी ने फार्मूला दिया पीडीए का, आपकी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिलती है, 37 सीटें आप लोग लोकसभा की जीत जाते हैं उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है वो मोमेंटम आप 2027 तक दोहरा पाएंगे और ये इंटेक्ट रहेगा, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी का साथ रहेगा, 2027 में भी गठबंधन जारी रहेगा? आपको लगता है कांग्रेस का साथ लेकर आप लोग चल पाएंगे 2027 तक? देखिए, ये बड़े नेताओं हमारे माननीय जी का निर्णय है, वो साथ रहेंगे तो हम साथ रहेंगे, वो अकेले रहेंगे तो हम अकेले रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पे आई, हम लोग तो यार 65 सीटें लोकसभा की जीते थे, लेकिन वो ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी ने 37 रखी। ईवीएम से भी आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आपको 37 सीटें मिल गई, गठबंधन को मिला के 43 मिल गई, फिर भी ईवीएम देंगे। हम लोग जबरदस्ती हराए गए। अब फरीदाबाद वाली सीट तो हम जीते हुए थे, 43 में भी आपको उम्मीद थी? नहीं, 65 जीते थे हम लोग। 65 जीते थे भाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमानी कर ली है। आपको लगता है सही से निष्पक्ष चुनाव हो जाता तो सरकार बन जाती है गठबंधन की? हाँ, अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो हम लोग 65 सीटें जीते थे। मोदी जी को रोक सकते थे? बिल्कुल, रोकने में सक्षम थे। हाँ। आज भी अगर ईमानदारी चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हम समाजवादी पार्टी के लोग रोक देंगे। हाँ। ईमानदारी से बैलेट से चुनाव हो जाए तो हम लोग 65 सीटें पाएंगे लोकसभा। अच्छा, आपको लगता है जो पीडीए का फार्मूला दिया, यही फार्मूला 2027 में भी जारी रहेगा? टिकाऊ और मजबूत उम्मीदवार को ही मौका मिलेगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे उम्मीदवार नहीं थोपे जाएंगे जिनको पब्लिक कनेक्ट ना कर पाए, जिनको पब्लिक मौका नहीं देना चाहती, ऐसे ही मजबूत उम्मीदवार होंगे जैसे 2024 में अखिलेश जी ने पीडीए का फार्मूला तय दिए? हाँ, विचार तो यही है जी, हम लोगों का भी विचार। पर राष्ट्रीय जो हमारे नेता हैं उनको हमसे ज्यादा ज्ञान है। अगर वो कहीं पे अपना समझौता कर लेते तो उनके समझौते में हमारी यहाँ है। जी, 2027 को लेकर आपकी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। डॉक्टर राम सेवक राजपूत की कितनी तैयारी है, कितनी उम्मीद है आपकी बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अब भी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, मुश्किल होगा 2027 में उनको रोकना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत कहीं नहीं है। जी,
वो तो एक ये है कि बहुत से लोग, अभी आपने कहा ईवीसीडीआई के डर से जो चुनाव ठीक स्थिति में हुए, तो कितने भाजपा के लोग प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो चाहते हम हार जाएं किसी तरीके से, शांति से बैठ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी मजबूत कहीं नहीं, मैं ये दावे से कहता हूं, मजबूत समाजवादी पार्टी है। छल बल में ये लोग आगे हैं, छल बल हम लोग करते नहीं है। योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर रामसेवक राजपूत कैसा नेता मानते हैं? अगर योगी जी और अखिलेश जी की तुलना की जाए तो बेहतर सीएम उत्तर प्रदेश के लिए कौन? अच्छा, आप एक बात बताओ साहब जी, कि जिस आदमी के ऊपर आपराधिक मामले हों, जी, आपराधिक मामले हों, वो आदमी भला हो सकता है या नहीं हो सकता? आप बताओ साहब। नहीं तो ये तो कोर्ट तय करेगा, न्यायालय तय करेगा। न्यायालय तो तय किए हुए है। हाँ। न्यायालय बहुत से ऐसे अपराधी घूम रहे हैं हमारे। तो माननीय जिस पीरियड चर्चा हुई थी कि अपराधियों को साफ किया जाए, तो माननीय जी ने कहा था रोके कौन है? अभी जब ये चुनाव की दौर में बात आई, अभी अटैक हुआ था पाकिस्तान से, तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ में थे, तो भी कुछ नहीं हुआ, सब जुमलेबाजी होकर के शांति से बैठ गए। योगी सरकार ने एक भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ कराया। बताते हैं कि हमने ऐसा कुंभ करवाया, विदेशों से लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आए। तो एक हादसा भी हो गया। महाकुंभ को लेकर डॉक्टर रामसेवक राजपूत क्या सोचते हैं? कैसा आयोजन था? आप भी गए थे क्या? क्योंकि आपके अध्यक्ष जी गए थे। और जो वो हादसा हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं? सरकार ने, बाद में अखिलेश जी ने आरोप लगाया, सरकार ने मौतों का आंकड़ा छिपाया, लेकिन सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश जी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ जी, माननीय जी वहां गए थे, अच्छी बात है। पीडीए जब उस पर ऊपर लिखा गया था प्राधिकरण के विषय में, जी, पीडीए उसका, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इतनी बड़ी तकलीफ हो गई कि पीडीए मिटवा दिया गया। जी, क्या पीडीए में कौन नहीं आता? आप बताओ। अखिलेश यादव की सोच है, अगड़ा पिछड़ा शोषित दलित वंचित सब पीडीएम सब आते हैं, पीड़ित व्यक्ति भी उसमें आता। क्या हाई कास्ट के लोग पीड़ित नहीं है क्या? वो उसमें वो भी तो आते हैं। माननीय जी वो राजनीति कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, वैश्य भी हैं, बनिया भी हैं, लोग, ऐसी कोई जाति नहीं जिसका समावेश समाजवादी पार्टी में नहीं है। लेकिन अखिलेश जी का एक इंटरव्यू सुन रहे थे, उनसे किसी ने एसटीएफ के बारे में पूछा तो उन्होंने उसका नामकरण कर दिया स्पेशल ठाकुर फोर्स। तो आपको लगता है अखिलेश जी समय समय पर मजा भी लेते रहते हैं राजनीति में, नए नए नारे देके? नहीं, वो योग्य है, उन्होंने किसी बेस पे कहा होगा। आप पत्रकार हैं, आप अपनी बात उनसे पूछें। अच्छा भाई, वो तो बहुत योग्य हैं। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिक लीडर हाँ। माने जाते हैं वो, तो उन्होंने कहा होगा। आप लोग पत्रकार हैं, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है उसको काउंटर करने के लिए अखिलेश जी ने पीडीए का फार्मूला दिया? अब उसको वो सोच रहे हैं कि वो 85 बनाम 15 की राजनीति किसी तरीके से कर दें। एक तरफ 85% ओबीसी और दलित वोट ले जाए, दूसरी तरफ 15% सवर्ण वोटों का बंटवारा हो जाए। इसी राजनीति के तहत अखिलेश जी को 43 सीटें मिली उनके गठबंधन को। आपको लगता है इसी राजनीति पर अखिलेश जी आगे भी चलेंगे? देखिए, उनके निर्णय की हम नहीं कह सकते। हमने आपसे पहले भी कहा, जो उनका निर्णय होगा हम माननीय अखिलेश यादव के साथ होंगे, जो वो निर्णय लेंगे। अब वो किधर निर्णय लें, मैं उन्हीं के साथ में रहूंगा। आप छात्र राजनीति में होंगे, तब एक समय मायावती, कांसीराम जी का मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन हुआ था, राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था और एक नारा लगा था खूब बहुत जोरों से कि जब मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम, और आपकी गठबंधन की सरकार बन गई थी। आपको लगता है उसी राजनीति को आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं, मंडल को कमंडल पर भारी कर रहे हैं? जी, आज भी दलित समाज के लोग जी और लोधी समाज के लोग, ये दो जातियां केवल सोच समझ कर सही निर्णय ले लें तो भारतीय जनता पार्टी ढूंढने नहीं मिलेगी कहां चली गई। जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, 240 के आंकड़े पर सिमट गई। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जैसे छवि वाले नेता को बहुमत ना मिलना, राम मंदिर का उसी समय उद्घाटन होना, एक माहौल बन जाना, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत के साथ सरकार में ना आना, क्या कारण रहे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत ना मिलने के? ये झूठ निरंतर चिल्लाते रहे कि हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ युवाओं को सर्विस देंगे। इस झूठ बातों पे जनता ने भरोसा कर लिया। बीजेपी ऐसी भी उम्मीद कर रही थी कि मंदिर के निर्माण से उसको लाभ होगा, लेकिन वो लाभ नहीं हुआ, अयोध्या सीट भी हार गए। तो कुछ तो सोच आपने भी बनाई होगी कि अयोध्या जैसे सीट हार जाए। प्रधानमंत्री जी काफी समय तक अपने क्षेत्र वाराणसी से पीछे रहे, तो क्या आप थिंकिंग क्या थी जब जनता के बीच में जाते थे? जनता क्या सोचती थी? सर, 2022 की जो आपने चर्चा की है जी, तो जो भी एक रूमर्स, जब चर्चाएं ये चलती थी कि भैया 15-15 लाख प्रत्येक के खाते में आएंगे, गरीब जनता ने कभी 15 लाख बेचारे देखे ही नहीं, चाहे उसके पास 25 बीघा खेत हो। मैं दावे से कह सकता हूं उसने 15 करोड़ नहीं देखे, 15 लाख नहीं देखे,
तो वो 15 लाख के आश्रय में थी कि हो सकता है पहली बार कोई आदमी बने, भैया डाल दे। तो उसने ना सपा की सुनी ना बसपा की सुनी, सीधा वोट भाजपा को दे दिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप लोग देख रहे हैं उसका खामियाजा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये टिकट अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को दे दी। बाद में उनकी टिकट काट कर खुद नामांकन कर दिया। आपको लगता है ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, या आप लोगों ने दबाव बना दिया कि नहीं आप ही लड़िए, भतीजे चुनाव नहीं जीत पाएंगे? ऐसा था साहब, ये उनकी रणनीति। इसमें ज्यादा कहना हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि कन्नौज के बहुत से लोग ये कह रहे थे जी कि भैया आइए तो कहा हुआ है, भैया आइए तो कहा हुआ है। हाँ। तो ले बर हुआ आइए तो हुआ आइए, हाँ। ठंडे बस्ता में बैठिए। हाँ। ये बात थी। भैया तो चुनाव सही अर्थों में, भैया ने हमसे कहा था कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हाँ। हमने भैया कहे तो उनकी पर्सनल नीति होगी वो, हाँ। ये बड़े नेता हैं कोई बात, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती उनको बुलाया ही हो। यहाँ भाजपा वालों ने उनको बुला लिया। भाजपा वालों ने ही, क्यों भैया ये तो कहा हुआ है। हाँ। तो अब अच्छा वो भी एक बड़े नेता हैं, तो उन्होंने कहा जब कोई संघर्ष में मैदान में अगर पुकारे तो हमें जाना चाहिए। और उन्होंने सबका, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हित रखा। तुम बुला रहे तो हम आ ही जा रहे तो आ गए। अभी हाल में ही मैंने सुब्रत पाठक का इंटरव्यू किया था, पूर्व सांसद है कन्नौज का, तो उन्होंने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मुझे पार्टी लगातार चुनाव लड़ाती, मैं सांसद भी बन गया। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाए? और तब आमने सामने की टक्कर, अखिलेश यादव सिर्फ अपनी पत्नी का हार का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ने आए थे, और उनकी कोई भी कन्नौज से उनकी कोई भी लेना देना, उनको कन्नौज से कुछ नहीं था, वो सिर्फ पत्नी की हार का बदला ही लेने आए थे। ऐसा लगता है आपको? क्या नहीं है बदला अदला माननी जी, किसी से बदला नहीं लेते, वो बहुत सुलझे हुए और सज्जन व्यक्ति हैं, कभी बदले की भावना नहीं रखते हैं। अच्छा एक बात, बदले की बात थी तो आपने क्यों पुकारा था उनको? जी भाई अगर बदले की भावना, आपने क्यों पुकारा था? आपने पुकारा, उनका मन था कि तेज प्रताप ही चुनाव लड़े। अखिलेश यादव के अंदर की इच्छा थी कि तेज प्रताप को। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या बात थी, लेकिन चर्चा में पहले जो भी कहते रहे हों वो, उनके विषय हम बात नहीं बता सकते। लेकिन जब सुब्रत पाठक जी ने ही पुकारा तो वो आ गए मैदान में। और आना चाहिए था, जब कोई आदमी पुकारे और फिर ना आए तब तो ठीक नहीं है भाई। जब आपने पुकारा तो वो आए मैदान में। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग कहते हैं कन्नौज में ज्यादा विकास हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रख पाए, गुंडागर्दी चरम पर थी। लेकिन कुछ लोग इसमें यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उतना विकास कन्नौज का नहीं हुआ, अनदेखा किया गया। अब वापिस से अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद हैं, कुछ विकास पटरी पर लौटेगा, कुछ विकास होगा कन्नौज में, या आपको उम्मीद है जब तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक कुछ कल्याण नहीं होगा कन्नौज का? अच्छा, हम आप लोगों से आप पूछते हैं जी कि माननीय सुब्रत पाठक जी जिस पीरियड सांसद थे तो इन्होंने क्या विकास कर पाया? आपने भी देखा, हमने भी देखा, कोई विकास नहीं। और जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी नहीं बनते हैं तब तक विकास नहीं, विनाश हो रहा, हम सब लोग देख रहे हैं उसको। आप बताओ, इत्र पार्क कितनी जगह थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज क्या काम किया, सब लोग देख रहे। काऊ मिल्क प्लांट बंद पड़ा हुआ है, सीएससियां बंद पड़ी हुई हैं। बताओ आप, ये तिरवा में जो ऑडिटोरियम किसने बनवाया? मानी जी ने बनवाया। और आज क्या उसमें हो रहा है? सबसे ज्यादा जो बैठकें हो रही भारतीय जनता पार्टी की हो रही। तो विनाश है, विनाश। शिक्षित व्यक्ति जब कुर्सी पे बैठता है तो नाना तरह का विकास होता है, और जब कोई आदमी, जिस आदमी को उतना ज्ञान ना हो, आपको लगता है योगी जी शिक्षित नहीं है? नहीं, हम ये बात कहां कह सकते हैं, हम तो कहते नहीं इस बात को। हम क्यों कहें शिक्षित नहीं है वो? लेकिन आप बुलवाना चाहते हैं जनता के मुख में। हम ये न कहते उस बात को। अगर वो ये हैं तो उत्तर प्रदेश में आज भी कहते हैं, माननीय जी ने भी कहा था कि कोई अपराधी मिलना नहीं चाहिए। आप बताओ, ये दिन दहाड़े मौतें हो रही, आज ये जो घटना घटित हुई, मार मार के मार डाला गया, ये लोग जो अपराधी जिन पे 100 केस हैं, इनको फांसी कब होगी? बुलडोजर समान रूप से चलना चाहिए। जी। आपकी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पूर्व में नेता रहे, इस समय जेल में है। आपको लगता है एक समय उनको मिनी सीएम कहा जाता था, लेकिन जब वो जेल गए तो अखिलेश जी का ये कहना कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो अखिलेश जी का अपनी पार्टी के नेता के साथ ना खड़ा होना, कुछ लगता है आपको अखिलेश जी की कुछ पर्सनल लड़ाई थी नवाब सिंह यादव के साथ, जो उनके साथ वो खड़े नहीं हुए? वो एक्चुअली बड़ी बात है माननीय जी की, उसको हम नहीं जानते भी नहीं तो हम बता भी नहीं सकते। सुब्रत पाठक कहते हैं कि अयोध्या में भी एक ऐसी घटना हुई थी और उसमें अखिलेश जी अपने मुस्लिम कार्यकर्ता के साथ खड़े हो गए, लेकिन ये कार्यकर्ता हिंदू था।
इस वजह से अखिलेश जी अपने पार्टी कार्यकर्ता नवाब सिंह यादव के साथ नहीं खड़े हुए, ऐसा कुछ है? भाई उसमें देखिए, डीएनए टेस्ट की भी मांग करनी है अखिलेश ऐसा जी। है, ये नेता लोग ऑब्जेक्शन एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, ऐसा हाँ। कहीं कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्शन लगाते रहते हैं। हम तो ये कहते हैं सुब्रत पाठक हमारे यहाँ के सांसद रहे, हम लोगों के भी सांसद रहे, लेकिन हमारी जहां तक ये ग्राम पंचायत है और मैं इसका प्रधान हूं, एक नए पैसे का लाभ नहीं कभी हुआ। तो किस तरीके से सांसद का मतलब होता है? सुब्रत पाठक के कार्यकाल में कन्नौज में कोई काम नहीं? कोई काम नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ काम। पूरी जनता जानती है, पूरी जनता इस बात को जानती है। अच्छा, वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया, आप लोग उम्मीद कर रहे थे वक्फ बिल आएगा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार से समर्थन वापस लेंगे, सरकार गिरेगी, लेकिन आप लोगों की उम्मीद परमान नहीं चढ़ पाई और वक्फ बिल भी पास हो गया, लागू भी हो गया और दोनों सदनों से पास भी हो गया। उम्मीद कर रहे थे आप लोग सरकार गिरेगी, कैसे देखते हैं वक्फ बिल पास होने को? ऐसा था, ये बड़े नेताओं का काम है, हम लोग छोटे स्तर की राजनीति करते तो उसमें हमें गंभीर जानकारी नहीं। आपको क्या लगता है आपकी पार्टी कन्नौज में भीतर घात का सामना कर रही है? अंदर खाने नेताओं की कुछ लड़ाइयां हैं, पर्सनल इशू हैं जो आप लोग अखिलेश जी के सामने लेकर जाते हैं, या अखिलेश जी कहते हैं आप लोग लड़ाई ना करिए, भीतर में जो लड़ाई आपकी है वो जनता के बीच में ना लेके आइए, आपको क्या लगता है? ऐसा है, माननीय जी सब बात को जानते हैं, अगली बार वो टिकटें जो है सोच समझ के देंगे, जो जीतने वाले प्रत्याशी उनको टिकट दिया जाएगा और किसी की जो हर्टिज मतलब बकौती संपत्ति है अगर वो चुनाव हार रहा है तो हम भी माननीय जी से कहेंगे कि नहीं, सरकार बनानी है तो आप सही निर्णय लीजिए। जैसे किसान जब खेत जोतता है तो केचुए मित्र तो होते हैं लेकिन वो कटते हैं, लेकिन फसल तभी उगती है जब केचुए कटते हैं। अखिलेश यादव का कन्नौज से सांसद बनना कितना फायदा हुआ आपकी पार्टी को और कन्नौज के नेताओं को? इससे कितना फायदा हुआ अखिलेश जी का कन्नौज से सांसद बनने से? बहुत बड़ा फायदा हुआ जी। हमारी बात लोग कम सुनते थे जी, गुंडागर्दी चरम पे थी, तो अब यह है कि थाने आने में थाना अध्यक्ष हुए, तहसीलदार हुए, डीएम साहब हुए, ये लोग हमारी बात अब शांति सुनते तो हैं। चुनाव है, आपको लगता है आपकी पूरी उम्मीदें सरकार में आ जाए? अखिलेश जी को भी आप कह रहे हैं, हम कहेंगे कि अब की बार ऐसे नेताओं को टिकट दें जो जिताऊ हो, टिकाऊ हो, जो जारू हो। ये सारे फार्मूले आपने तो बता दिए, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व भी क्या इसी ओर जाएगा? क्या आपको लगता है अंतिम समय में जो टिकटें होती हैं उससे पार्टी को नुकसान हो जाता है? देखिए, हम लोग तो यहाँ कन्नौज की सही बात माननीय जी तक पहुंचाते रहते हैं जी, और आज भी मैं कहता हूं कि सही लोगों को अगर टिकट मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसे सफाया हो जाएगा कि ढूंढने नहीं मिलेगी। 30,000 से कोई विधानसभा कम नहीं जीतेगी। किसे टिकट मिल जाए? जिसको नहीं, जो जिताऊ हैं, जिताऊ ऑब्जर्वेशन भाई हमारे यहाँ प्रभारी जी बना के भेजे गए, सुनैना चौहान छबरामऊ विधानसभा में लगाई गई है, अनिल सिंह यादव ये जसवंत नगर के हैं, ये 2 विधानसभा में लगाए गए। तो ये लोग ऑब्जर्वेशन करके देंगे कि इसमें जीतने वाला प्रत्याशी कौन और उसको टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल हम लोग 27 में 3 सीटें जीतेंगे। कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरूर बीआरएस लेते हैं और कन्नौज से विधानसभा चुनाव लड़ लेते हैं, मंत्री भी बना दिए जाते हैं। डॉक्टर राम सेवक राजपूत कैसे नेता मानते हैं उनको? कन्नौज का विकास वाकई उन्होंने किया है, दलित समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, कैसे देखते हैं असीम अरूर को आप? भाई हमारा कभी उनसे पर्सनल भेंट नहीं हुई, वार्ता नहीं हुई, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के, मैं दूसरी पार्टी के पार्टी काम कर रहे हैं कन्नौज के लिए, वो कुछ विकास कर रहे हैं मंत्री होते हुए। अब विकास के लिए अगर बात कही जाए, अपनी चिचिया पर वाला एक केस गया हुआ था शायद जी मेरे, क्योंकि हम ग्राम पंचायत के प्रधान है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया था उस पर। ये कोटे वाला मैटर जो था कुछ भी नहीं किया था, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। एक काम से तो हमने ये मान लिया, हमारा कभी दुआ सलाम नहीं, कभी उनसे भेंट वार्ता नहीं। क्यों कि मैं साहब समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, उन्हीं लोगों से मिल कहीं खड़े होते हैं साहब, तो हम भाजपाइयों से बेशक हमारे रिश्तेदार, हम दुआ सलाम नहीं करते उससे। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दलित नेता, कई बार के विधायक अनिल दोरे का निधन हुआ, आपको लगता है उनके जाने के बाद पार्टी का कन्नौज में शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो गया, उनकी कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है? आपको लगता है उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है दलित राजनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए कन्नौज में? ये तो बात सही है, हम लोगों ने उस बात को महसूस किया, अच्छे व्यक्ति थे। कैसे उभरेंगे उस जो वो हुआ आस्था? इसकी सोच तो माननीय जी को होगी, माननीय जी अच्छे नेता हैं और पूरे प्रदेश का ख्याल रखते हैं। माननीय जी अपना कोई कैंडिडेट वहां देखेंगे। अच्छा, दोनों नेताओं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, आपको उम्मीद है अखिलेश जी बेहतर नेता हैं, उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं, उन्होंने काम किया है, लेकिन योगी जी ने भी, लोग कहते हैं बिल्डोजर बाबा के नाम से उनकी छवि बन गई, विकास किया, गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। आपको लगता है योगी जी ने जो काम किया वो अखिलेश जी कहीं ना कहीं 5 सालों में नहीं कर पाए थे? नहीं, ऐसा है कि एक बात बताओ, हम फिर भाई उसी बात पे आपने खड़ा कर दिया करके कि जो आदमी के ऊपर केस लगे हों तो वो इनोसेंट निर्दोष कैसे हो सकता है? जिस आदमी के पास IPS की धाराएं लगी हों,
अब वो आदमी निर्दोष, बहुत से ऐसे हैं अपराधी जो घूम रहे हैं जी। आप इस पे मोबाइल पे सर्च करके देखो, 50-50 केस जिन पे लगे हुए। अच्छा एक बात बताओ, बलात्कारी आदमी जिन बहन बेटियों के साथ, कुश्ती चैंपियन वाली लड़कियों की मैं बात कर रहा हूं, जी, एक सांसद जी ने बलात्कार किया, लेकिन वो बरी भी हो गए, कोर्ट से अभी फैसला आया। वो तो भारतीय जनता पार्टी का बजट बरी हो गए। अच्छा, कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी। भाई क्यों नहीं है? आज ईडी सीडी का डर किसको नहीं है? केवल राम सेवक बैठे हुए, राम सेवक को डर नहीं है, नहीं लगता ना। हम देखिए मरना जरूरी होता है, हाँ। आदमी जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित, और लोगों के हित में अगर मेरी मृत्यु जेल में भी हो जाएगी तो मैं खुशी से मर जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है इस बात का। 24 घंटे तैयार रहते कि हाँ, हाँ, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई डर नहीं अपने है। नेता पे इतना भरोसा। हाँ बिल्कुल भरोसा है मुझको। आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं, आपने बीएमएस किया हुआ, कोविड की जो वेव आ रही है लगातार भारत में, कोविड पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं, आपको लगता है ये वेव उसी रूप में तो नहीं बढ़ जाएगी जैसे अभी कुछ समय पहले कई मौतें हुई थी, जो कोविड की तीसरी वेव आई थी? आपको क्या लगता है, कोविड को भारत की जो सरकार है कंट्रोल कर पाएगी या उस ओर कदम बढ़ा दिए सरकार ने? अच्छा एक बात, तब कहीं नहीं कंट्रोल हुई। अगर हमसे ज्यादा ये बेहतर माननीय विधायक कैलाश राजपूत बता सकते हैं, जिनके भाई ने ऊपर छत से कूद के और अपने जीवन लीला समाप्त कर दी है। क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? सरकार को चाहिए, आज ये जो रिफर सेंटर बने हुए हैं, यहाँ ब्लड इम्यूनल सिस्टम नहीं है मेडिकल कॉलेज में, जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो लगा दी जाए, कोई यूरोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ, कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज जी, आप यूरोलॉजिस्ट की बात करो तो कोई बैठे ही नहीं वहां, और उसका खामियाजा मरीज को अपनी मौत दे करके, अपनी जान समाप्त करके उसकी खामियाजा पूरी करनी पड़ती है साहब। इतना बड़ा केंद्र और प्रदेश में सरकार है, ये क्यों नहीं चल रहा है पैरामेडिकल, क्यों नहीं चल रहा है कैंसर इंस्टीट्यूट, क्यों नहीं चल रहा है कार्डियोलॉजी? इतनी गंदगी मेडिकल कॉलेज में कि कभी आप जाकर के देखे, बताओ, आपको दिखाएं हम। तो आपकी तिरुवा विधानसभा का मामला है ना, वहाँ आईसीयू चलता है ना वेंटिलेटर चलता है, सारे मरीज कानपुर रेफर हो जाते हैं। अगर डॉक्टर राम सेवक राजपूत विधायक बनते हैं, मेडिकल कॉलेज को चालू करवाएंगे, बेहतर ढंग से वहाँ व्यवस्थाएं होंगी क्योंकि आप डॉक्टर हैं। हाँ, यूनिक व्यवस्थाएं होंगी, और एक एक जगह चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो या कार्डियोलॉजी हो या कैंसर इंस्टीट्यूट हो, भली बात उसका निरीक्षण किया जाएगा कि गरीबों का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। अखिलेश जी से ये बात भी कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, सही से चल पाया। बिल्कुल बिल्कुल। सारी सीएससियां खुली होंगी, जब सीएससियां खुली होंगी तो मेडिकल कॉलेज में भीड़ कम होगी, जिला अस्पताल में टाइम से डॉक्टर बैठे, सीएससीयू में बैठे, समुचित व्यवस्थाएं होंगी तो सबका इलाज होने लगेगा। डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज ना चल पाना, सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद छोटे छोटे जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वहां इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, वो भी सुचारू रूप से चलते हैं, क्या कारण है जो मेडिकल कॉलेज कन्नौज का सुचारू रूप से नहीं चल पा अब रहा? हमें बुखार चढ़ा हुआ, हमें दवाई दी जा रही, बुखार उतर नहीं रहा, तो हम तो अपनी जान बचाने के लिए प्राइवेट जाएंगे, चाहे बीबी के कान के कुंडल बिछे, चाहे पेटी बिछे, चाहे जंजीर बिछे। डॉक्टर इलाज नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि सरकार ही डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं करती है, नकेल नहीं कसती है? वो ऐसा है, डॉक्टरों से उगाही होती होगी, जैसा कि हमें पता है, उगाही होती तो वो प्राइवेट भर्ती करवाते, कमीशन खोरी का माल चल रहा होगा। जी जी, आपके आने के बाद व्यवस्थाएं बदलेंगी? बिल्कुल, यूनिक व्यवस्थाएं पूरी होगी। आपके एक साथी हैं, आपके समाज से, लोधी समाज से, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके साथ आ गए, रामशंकर लोधी। आपको क्या लगता है कि वो आ गए आपकी पार्टी में, उसी विचारधारा पे वो चल रहे हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं त्रिपुरा विधानसभा से? कुछ लोग उन पर समय समय पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर समाजवादी पार्टी में आए हैं। कैसा अनुभव रहा उनके साथ आपको इतने समय रहने के बाद? ये बात उनसे माननीय जी की बातचीत फेस टू फेस हुई होगी, तो माननीय जी हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जो ये लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि जो रामशंकर लोधी जी आए हैं वो एजेंट हैं भारतीय जनता पार्टी का, मतलब उनको भेजा गया है, प्रायोजित हैं वो, तो क्या सोचते हैं इस बारे में जब उनके साथ आपने इतने समय तक राजनीति की? ये तो वो 29 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, 29 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी उन्होंने जिला पंचायत भी नहीं बनने दिया। हाँ, तो उन्होंने अंत में ये समझ लिया कि हमारा बुढ़ापा, तब क्या रिटायर हो चुके हैं बेचारे। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज को बेमौत मौत के घाट उतारा, इन्हीं को नहीं बहुत से लोगों को उतार चुके। तो अंत में बेचारे भागे कि हो सकता कुछ हो जाए, तो माननीय जी ने ऑब्जर्वेशन किया, माननीय जी जाने उस वक्त नाराजगी की वजह से ही आए, वैसी कोई बात नहीं जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपना उन्हें पार्टी की विचारधारा में ढल गए हैं, बस पार्टी की विचारधाराओं से वो भाजपा से खपा थे। और उनको कोई जगह मिल नहीं रही थी। और उस समय लोकसभा का चुनाव था, अच्छा सजेशन था, समय अनुकूल रहा, माननीय जी ने स्वीकार कर लिया, बहुत बढ़िया, माननीय जी ने स्वीकार कर लिया, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। तिरुवा विधानसभा की लगातार अभी बातें हुई, अब आपसे यही प्रश्न है, डॉक्टर राम सेवक राजपूत जब विधायक बनेंगे तो क्या क्या नई चीजें लाएंगे तिरुवा विधानसभा को लेकर, या तिरुवा
क्षेत्र को लेकर जो आपकी विधानसभा रहेगी, ग्राम सेवक राजपूत क्या काम करेंगे तिरवा में? देखिए, सबसे पहले तो समुचित व्यवस्था शिक्षा की होनी चाहिए जी। शिक्षा जीवन में सर्वोपरि है। इन लोगों से पूछो, हम प्रधान बने, सबसे पहले मैंने टाइलीकरण विद्यालयों का करवाया। विद्यालयों में बीच बीच में मैं जाता भी रहता हूं कि आप ये बताओ पढ़ा रहे हो कि नहीं। कई चर्चाएं हुई, एक गंदे टीचर थे उनको भी मैंने भगाया यहाँ से। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। शिक्षा प्रथम है, शिक्षा के बाद समुचित व्यवस्था। कोई अगर किसान को परेशानी है, पुलिस प्रशासन से उसको 100 नंबर भैया ने किया हुआ था, वो तो गायब ही हो गया। जैसे एक 112 कर दिया, 112 कर दिया तो सरकार तो बदल देती है अपना, स्कूल को और कुछ कहने लगे। सबसे पहले अगर हम कन्नौज में तिरवा से मुझे भैया टिकट देते हैं, विधायक बनते हैं, तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। तमाम सरीके नेता आपके जैसे और भी टिकट के लिए आवेदन करने की कोशिश करेंगे, वो भी दावेदारी करेंगे, कई लोगों को मिलेगा भी और हो सकता है आपको भी मिले। लेकिन उसमें आपको ये लगता है कि टिकट के लिए आवेदन करने के बाद भैया ने जिसको टिकट दे दी वही हमारा नेता, उसको चुनाव लड़ाएंगे, ये नहीं रह जाएगा कि मलाल कि हमें टिकट नहीं मिला तो हम पार्टी से बगावत कर जाए, हम पार्टी बदल लें? उस पर क्या सोचते हैं राम नहीं, ऐसा हमारी सोच ये रहती भैया जिसको टिकट दे देंगे वही नेता है, तो वही नेता है। हम लोग अपनी साइकिल का चुनाव चिन्ह माननीय अखिलेश यादव को मानते हैं, हम किसी को मानते ही नहीं कन्नौज में कोई विधायक है। 2022 में अनिल पाल जी को दे दिया तो आपने उनको नेता माना, चुनाव लड़ाया। हाँ बिल्कुल, अच्छी, बड़ी अच्छी हमने मेहनत की, बहुत अच्छी मेहनत की। अभी जब तक टिकट नहीं मिल रहा तब तक आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि हमको मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसको वो टिकट दे देंगे वही हमारा नेता है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो। लेकिन आप जैसे कैलाश संघाती नेता जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इनको आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं बर्दाश्त, देखो ऐसा है भैया, ऐसा काम करते ही नहीं। अगर ये काम भैया ने किया होता तो ये चेयरमैन उन्होंने कर लिया होता और जीत भी हो जाएगी। तो ऐसे आदमी को शायद है भैया जाने, अगर भैया कोई भी निर्णय लेंगे तो उनके निर्णय को सर्वमान्य समझते हैं। तिरवा नगर पंचायत की आपने जो जिक्र किया, उसमें आपको लगता है कि बेईमानी का आरोप लगाते हैं कि जो विधायक जी हैं मौजूदा, उन्होंने काउंटिंग को प्रभावित किया? लालू वर्मा जो थे प्रत्याशी, वो जीत गए थे, एक गुप्ता समाज के प्रत्याशी को विधायक जी ने काउंटिंग प्रभावित करके जिता दिया। वो विधायक जी ऐसा चाहते हैं कि लोधी समाज का कोई व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए। कहीं आपने ये चीज नोटिस की, ऐसा है या लोग बेवजह ऐसे आरोप लगाया करते हैं? नहीं, ऐसा है कि जहां तक सब लोग जानते हैं कि उनके मन में क्या है और वो क्या करते हैं। बढ़िया छवि के विधायक जी हैं। 4 बार के विधायक को अगर किसी गांव और क्षेत्र से भागना पड़े तो फिर आप समझ लीजिएगा कि क्या स्थिति है। उनका काम कैसा देखते हैं आप? क्योंकि आपके वो सामने लड़ेंगे चुनाव, तो आप उनको आप फेस करेंगे, तो आपको लगता है उन्होंने काम किया तिरवा? कोई काम नहीं किया। उस जिस पीरियड जंगे मैदान उतरेंगे जवान तो खुद पता चलेगा, उजागर करेंगे उनकी। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, उन्होंने ऐसे एक नहीं अनेकों सुंदर काम किए, जो वर्णन किया जाएगा वो खुद ही जानेंगे कि हमने किया। जैसे मैंने ग्राम पंचायत में काम किए तो मैं कहेंगे भाई, आप लोग कहोगे कि हाँ ये सड़क आपने बनवाई, ये काम आपने करवाया, इतने शौचालयों का निर्माण आपने कार्यकाल में हुआ, तो उनकी अच्छाइयां बुराइयां तो हर प्रत्याशी बताता है। अच्छा, तिरवा नगर पंचायत से जब प्रभात वर्मा चुनाव हारे उसके बाद लोधी समाज में एक अलग सी नाराजगी थी कि जो मौजूदा विधायक हैं वो किसी लोधी समाज के नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो आपको लगता है वो नाराजगी लोधी समाज में रहेगी? लेकिन कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि लोधी समाज कहे कुछ भी, लेकिन अंत में वो कमल के फूल पर ही वोट देता है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर 2022 की बात मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, किसी लोधी को टिकट हुआ होता तो ये तीनों विधानसभाएं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हार जाती। क्यों? लगभग में 80,000 के समथिंग वोट तिरवा विधानसभा में है और 1,69,768 मतदाता तीनों विधानसभा जनपद कन्नौज में रहता है। भारतीय जनता पार्टी से लोधी समाज की बहुत बड़ी नाराजगी है। अगर कल्याण सिंह को 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, किसी और ने तो नहीं निकाला था। तिरवा में जब ऐतिहासिक मीटिंग राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की हुई थी तो तुरंत मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने थे। किसने काले झंडे दिखाने का काम किया था? अंडे फेंकने का काम किसने किया था? लोगों को चोटें किसने मारी थी? लोधी समाज पे उपद्रव किसने मचाया था? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन फिर ये भी तो हो जाता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं गए जब उनका निधन हुआ कल्याण सिंह का? नहीं, वो ऐसा था, वो विदेश में थे। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि जो थी ये राजवीर को पता है, माननी जी ने ही दी थी। आप एक बात बताओ, 2009 का लोकसभा चुनाव चले गए श्रद्धांजलि देने, फोटो सेशन नहीं कराया, इससे आपको क्या डर था? राम मंदिर वाला मुद्दा उखड़ के आ जाता,
मुस्लिम वोट थोड़ा नाराज हो जाता है, इस वजह से फोटो सार्वजनिक नहीं की। माननीय जी जो निर्णय लेते बहुत अच्छा निर्णय लेते। आप 2009 की बात करो, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट बाबू कल्याण सिंह को दिया था और न विधानसभा का दिया था, और इनको निर्दलीयता से लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। तो स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जब इस बात को देखा कि कल्याण सिंह जी के साथ कुछ नहीं, तो उन्होंने अपने प्रत्याशी को बिठाल दिया था, साक्य जी को, श्याम सिंह साक्य को उन्होंने बिठाल दिया था, और पूरा समर्थन गढ़िया गोटारा में माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह को जिताने का काम और लोकसभा पहुंचाने का काम किया था। नेताजी ने लोधी समाज के लिए बहुत अतुलनीय काम किए हैं। लोधी समाज का वोट 2024 लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को मिला, उम्मीद है आगे 2027 में मिलेगा और आगे बढ़ के मिलेगा। आपको लगता है ये नहीं होगा कि विधायक कैलाश राजपूत बन जाते हैं तो विधायक की वजह से वोट मिलता है, अगर दूसरे लोधी समाज के नेता तैयार होंगे तो उनके नाम पे भी वोट आएगा? जाति समीकरण कुछ ऐसे हो जाते हैं, जैसे जनपद कन्नौज में तिरवा से किसी भी लोधी को टिकट होता वो जीत जाता 100%, और तीनों विधानसभा जीतते। ये फर्क पड़ता है इस विधानसभा से। भाई बिल्कुल ऐसा लोधी समाज की भारी भागीदारी है, और हम लाख चिल्लाएं। अब जैसे लोकसभा में माननीय जी के लिए हम लोगों ने मेहनत की, लोगों ने वोट दिया कि याद ये रखना कि तिरवा से लोधी हो, हमने होगा। और अब की बार माननीय जी से कहा भी हमने, कहेंगे कि भैया यहाँ किसी भी लोधी, आपको 1-2 सीट के लिए क्या चाहे जहाँ एडजस्ट कर लो जी। तो आपको लगता है लोधी समाज का टिकट 2027? हाँ, बहुत वोट है लोधी समाज का जी। हाँ, पूरी उम्मीद है आपको? 100% मैं लिख करके दे आपकी बात मानेंगे? हाँ। अच्छा, तो ये बात आप समय समय पे उनको कहते हाँ, बिल्कुल कहते हैं भैया से। और आज हम इस बात को डिटर्मिनेट और अनाउंस के साथ कहता हूं कि तिरवा में टिकट अच्छे नेता को मिले जो सामना कर सके। अनिल पाल अच्छे नेता नहीं है? नहीं, हम राजपूत की बात करते, फिर वही बात आ जाती। देखो कि ये बात है कि लोधी समाज के लोगों को जब हम नेतागिरी भी करते हो, टिकट भी नहीं मिलता, कोई बड़ा पद भी करना हो, तो समस्याएं आती। अनिल पाल अच्छे वक्ता है या अच्छे नेता है? हम देखिए, ठीक है, पार्टी के अच्छे नेता है और क्या, बढ़िया नेता है। चुनाव लड़ चुके हैं एक बार? हाँ, चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन लोधी समाज ही यहाँ से चुनाव जीत सकता है। हाँ, अनिल पाल चुनाव नहीं जीत सकते। अच्छा देखो, ऐसा है, अनिल पाल चुनाव, इनके पिताजी कैसे जीतते रहे? तो कुछ ना कुछ तो कारण है। इनके पिताजी को हम लोग खूब वोट देते, और मेरा जन्म ही समाजवादी पार्टी में हुआ, लेकिन उनको वोट नहीं देते। अनिल पाल वोट हम देते हैं, बिल्कुल देते आप देते हैं, लेकिन लोग नहीं देते। लोग अब नहीं देते हैं, तो वो जाने भाई, माननीय जी जाने। हमने अपने लिए जितनी मदद की उतनी अनिल पाल की मदद की थी, लेकिन अनिल पाल ने हमसे कभी एक दिन ये नहीं कहा था कि भैया राम सेवक आओ चुनाव मैदान में थोड़ी लोगों की देख रेख करो। तो ये भी कभी नाराजगी रही आपकी भी? उनकी रही, हमारी नाराजगी। हम मानते थे हमारे सामने चुनाव लड़ने के लिए घूम रहे थे, अब टिकट हमारी कटवाते रहे। हमारा ये मतलब रहता है, अनिल पाल हो कोई भी हो, हम अपना वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं, हम किसी और को नहीं देते। अच्छा, आपको लगता है जैसे आपने कहा कि उन्होंने हमसे कहा नहीं, कि धारणा होनी चाहिए कि हमें टिकट मिल गई, ये लोग हमारे सामने टिकट मांग रहे थे, अब इनको हम ना पूछें? वो उनकी सोच रही है। अगर डॉक्टर राम सेवक राजपूत को टिकट मिलती है तो आप इन लोगों को पूछेंगे? सबसे पहले सामने टिकट मांगे, सबसे पहले अनिल पाल, अंशु पाल सबको बुलाएंगे कि आप लोग विधायक हो गए, निष्ठा ईमानदारी सब लोग काम करो, और मैं आपका भाई। किसी को नाराज नहीं होने देंगे। नाराजगी क्यों? जब एक पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के, कोई जाति धर्म नहीं, पीडीए के हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरी उम्मीद है डॉक्टर पूरी उम्मीद के साथ तिरवा विधानसभा को चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, हमने इसी वजह से तो नादिम पार्टी कार्यालय अपना सेल्फ बनाया। अच्छा, पहले से तैयारी है? हाँ, ये देखिए साहब, ये कि विधायक बनेंगे, 4-6-10 गाड़ियां होंगी तो इसी में खड़ी होंगी। पूरा प्लान बना लिया? पूरा प्लान के साथ है। अच्छा, अभी एक आखिरी प्रश्न है कि अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें 242 से ज्यादा यात्री मारे गए, वहां पे जो डॉक्टर थे वो मारे गए, आपको लगता है कि इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी में भी प्लेन क्रैश हो जाते हैं? क्या लगता है, क्या कमी रही उसमें? हम लोग जब मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसमें बीमा का टाइम देते हैं और ये बताते हैं कि 15 साल के बाद इस गाड़ी की कीमत नहीं रहेगी। तो वो तो ओवरेज हो चुका था 11 साल से। तो लेकिन हाँ। पायलट कहते हैं 30-30 साल तक एरोप्लेन चलते हैं। तो अरे वही बात आ गई साहब, पायलट की अगर कहने से बात होगी, ये तो सरकार की जिम्मेवारी थी कि जो रिजेक्ट हो गई तो हो गई, इसमें भी सरकार दोषी हो गई। अच्छा, दोषी नहीं, आप बताओ। हम अपनी मोटरसाइकिल लेकर के भी जाएं और पुलिस वाला उसका चालान बना दे तो उसका जिम्मेवार कौन है? जब वो एक्सपायर होगी तो मैं लेके जाना ही नहीं चाहिए था। तो डॉक्टर राम सेवक राजपूत पूरी तरीके से भाजपा को ही कटघरे में खड़ा करेंगे, सब काम करते तो भाजपा ही करते। अच्छा, एक बात बताओ, आप जा रहे, आप पत्रकार हैं जी, और आपकी गाड़ी मतलब जो है समय अनुकूल ज्यादा हो जाए, अब पुलिस वाले रोकें कि क्यों भाई इसका समय खत्म हो गया, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी साहब, आप बताओ? आपकी होगी जी। जी। तो
जो प्लेन क्रैश हुआ, सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया, जो कंपनी उसने भी कहा 1-1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन जो परिवार का सदस्य चला गया उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता। ऐसे हादसे आगे चल के टाले जा सकते हैं। आपकी सरकार अगर बनती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे हादसों को कम करने के लिए आप लोग क्या प्लान करेंगे? कुछ सोचते होंगे, अध्यक्ष जी को भी आप अवगत कराते होंगे, भैया आप अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये काम जरूर करना। भैया से बढ़िया कोई उत्तर प्रदेश में दूसरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है ही नहीं। वैकेंसी फुल है, भैया ही है। हाँ, कोई और है ही नहीं। हाँ। यूनिक लीडर तो भैया ने काम किया उत्तर प्रदेश में, कोई कर ही नहीं सकता। योगी जी ने कुछ नहीं किया। कोई नहीं कर सकता साहब। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले कन्नौज के लिए क्या काम लेके आएंगे? कन्नौज के लिए साहब पूरा उत्तर प्रदेश उनके लिए समान है। फोरेंसिक लैब और ये आलू मंडी जो आपकी बनी सब चालू होंगी? बिल्कुल चालू होंगी। अच्छा, एक बात कन्नौज की आप बात छोड़ो, अब मैनपुरी की बात करो, मैनपुरी की भी छोड़ो, शाहजहांपुर की बात करो। शाहजहांपुर में क्या नहीं करवाया उन्होंने? उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में माननीय अखिलेश यादव ने अद्वितीय विकास कराया है। इसी वजह से आज छोटे छोटे बच्चे भी उनके फैन हैं। अखिलेश यादव दूर से कहने लगते जिंदाबाद, बच्चे भी दीवाने हैं उनके भैया। तो राम सेवक राजपूत जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उम्मीद है अगर आपको टिकट मिलेगी हम लोग आपसे फिर दोबारा से रूबरू होंगे, आपसे बात करेंगे। आपका चुनाव आप लड़ रहे होंगे तो आपसे बात करेंगे। और विधायक बनते उसके बाद भी आपने जो आज वादे किए जनता से, वो देखेंगे आपने वादे कितने पूरे किए, आप उन वादों पर कितना खरे उतरे। आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम सेवक राजपूत जी, मुलाकात होती रहेगी। तो ये डॉक्टर राम सेवक राजपूत से कठिन सवाल पूछे, जवाब देने की कोशिश भी, कुछ सवाल टाल भी गए। आगे चलकर चुनाव लड़ने की 2027 में तिरवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में फैसला अखिलेश यादव को करना है, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, कि तिरवा विधानसभा से प्रत्याशी कौन होगा। ऐसे ही हमारा एपिसोड आप संवाद देख रहे थे, ऐसे ही नए नेता हमारे कार्यक्रम में आते रहेंगे और उनसे रूबरू होते रहेंगे। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम संवाद। अगर आपने यूट्यूब पर हमारा चैनल द खबरनामा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।